दोस्तों, बुर्किना फासो के युवा राष्ट्रपति इब्राहिम ट्रोरे और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच में अब तक 2 बार मुलाकात हो चुकी है। और दोनों बार की जो मीटिंग हुई है वो पूरी दुनिया में चर्चा का विषय बन गई। पूरी दुनिया ये सोचने में लगी हुई है कि इन दोनों के बीच में अब क्या नई खिचड़ी पक रही है, क्योंकि जब से बुर्किना फासो से फ्रांस को आउट ऑफ किया है उसके बाद से ही इब्राहिम ट्रोरे पर पूरी दुनिया भर की नज़रें टिकी हुई है। तो ये मीटिंग कब कब हुई है और इन मीटिंग में क्या क्या डील्स हुई है, चलो आज आपको इस वीडियो में बता देते हैं। तो जो पहली मीटिंग हुई थी इनकी वो जुलाई 2023 में सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित रूस अफ्रीका शिखर सम्मेलन के दौरान हुई थी। इसमें बहुत सारी बातें हुई। उसके बाद दूसरी जो मीटिंग हुई वो हाल फिलहाल 2025 के दरमियान ही हुई है। इसमें भी बहुत सारे डील्स समझौते दोनों देशों के बीच में हुए हैं। तो आखिरकार रूस से क्या क्या सहयोग बुर्किना फासो को मिलने वाला है, चलो आपको बताते हैं। तो जो पहली बातचीत इनके बीच में हुई है वो है सैन्य सहयोग को लेकर। रूस ने बुर्किना फासो के साथ सैन्य सहयोग बढ़ाने की बात कही है। आप सभी को तो पता ही होगा कि बुर्किना फासो में सैन्य जो है वो काफ़ी वीक है, सैन्य ताकत काफ़ी वीक है, हथियार नहीं है, इसलिए वो रूस का सहयोग ले रहे हैं। तो अगस्त 2023 में रूसी उप रक्षा मंत्री यूनुस बेग येवकुरोव ने बुर्किना फासो का दौरा किया और सैन्य प्रशिक्षण विशेषकर बुर्किनाबे अधिकारियों और पायलटों के लिए रूस में प्रशिक्षण की संभावना पर चर्चा की। सहयोग मिला भी है। उसके बाद आर्थिक सहयोग की बातचीत हुई दोनों के बीच में। दोनों नेताओं ने व्यापार और आर्थिक संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया। ट्रोरे ने सुझाव दिया कि रूस और बुर्किना फासो के बीच सीधे व्यापार को बढ़ावा देने के लिए मंत्रियों और व्यापारियों की बैठकें आयोजित की जाए। उन्होंने कृषि क्षेत्र में सहयोग की बात की, जैसे कि अनाज निर्यात और बहुत सारे संयंत्र की स्थापना करना, नई नई मशीनें लगाना। फिर बात आती है मानवीय सहायता को लेकर। रूस ने संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत बुर्किना फासो को $2.5 मिलियन की मानवीय सहायता देने का वायदा किया। इसके अलावा 2023 में रूस ने 25,000 टन गेहूं की सहायता भी बुर्किना फासो की है। फिर राजनीतिक संबंध पर बात आ जाती है। रूस ने 1992 में बंद हुए अपने दूतावास को फिर से खोलने का निर्णय लिया है, जिसे दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करने का कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कदम माना गया। तो ये 2023 में जो इनके बीच में डील्स हुई थी वो हमने आपको बताया। फिर 2025 की बात करें तो मई में ही इनकी मुलाकात हुई थी। ट्रोरे मॉस्को में 80वीं विजय दिवस समारोह में शामिल होने के लिए रूस गए। इस दौरान उनकी पुतिन के साथ क्रेमलिन और एक और महत्वपूर्ण बैठक हुई। ये मुलाकात आतंकवाद के खिलाफ साझा लड़ाई और आर्थिक सहयोग को बढ़ाने पर केंद्रित बताई जाती है। इस मीटिंग में क्या क्या बातें हुई वो मैं आपको बताता हूँ। आतंकवाद के खिलाफ सहयोग की बात हुई। पुतिन ने कहा कि रूस और बुर्किना फासो आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ एकजुट है। रूस ने बुर्किना फासो में संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने और जिहादी समूहों को दबाने में मदद करने का वायदा किया। ट्रोरे ने इसे साम्राज्यवाद से उत्पन्न होने वाली समस्या के रूप में देखा और रूस से तकनीकी सहायता भी मांगी। और रूस से तकनीकी सहायता काफ़ी बुर्किना फासो को मिल भी रही है। यहाँ तक कि जो बुर्किना फासो के सैनिक है उन्हें ट्रेनिंग भी दी जा रही है कि कैसे हथियार चलाने हैं, कौन सा हथियार कहाँ इस्तेमाल करना है। यानी कि पूरी तरह से उन्हें ट्रेन किया जा रहा है यूक्रेन की तरफ, माफ़ कीजिए रूस की तरफ से। उसके बाद शिक्षा और विज्ञान पर बातचीत हुई। ट्रोरे ने रूस से शिक्षा और विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने का अनुरोध किया। उन्होंने रूसी विश्वविद्यालयों की शाखाएं बुर्किना फासो में खोलने और युवाओं को विज्ञान, उद्योग और इंजीनियरिंग में प्रशिक्षण देने की बात कही। 2024-25 में रूस ने बुर्किनाबे छात्रों के लिए छात्रवृत्ति कोटा दुगना कर 27 और छात्रों को मुफ्त शिक्षा देने का वायदा किया। फिर बात आर्थिक विकास पर आ गई। दोनों नेताओं ने व्यापार को और बढ़ाने पर सहमति जताई। अक्टूबर 2024 में रूस में आयोजित बुर्किना फासो आर्थिक दिवस ने इस दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एक अंतर सरकारी आयोग स्थापित करने की योजना पर भी चर्चा हुई। फिर स्वास्थ्य और सांस्कृतिक सहयोग के बीच में बातचीत हुई। इनमें रूस ने स्वास्थ्य क्षेत्र में संयुक्त अनुसंधान और विशेषज्ञों के प्रशिक्षण की पेशकश की। इसके अलावा ओगोदोगो में रूसी हाउस के माध्यम से सांस्कृतिक और मानवीय संबंधों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसमें रूसी भाषा की शिक्षा भी शामिल बताई जाती है। उसके बाद रणनीतिक साझेदारी और डील्स का जो प्रभाव है वो भी कहीं ना कहीं देखा जा रहा है। इन मुलाकातों से स्पष्ट है कि बुर्किना फासो ट्रोरे के नेतृत्व में फ्रांस जैसे जो उसके पुराने सहयोगी थे, पश्चिमी सहयोगी से दूरी बनाकर रूस के साथ गहरे संबंध बना रहा है। ट्रोरे ने रूस को एक ऐसे साझेदार के रूप में देखा जो उनकी संप्रभुता और आत्मनिर्भरता के लक्ष्यों का समर्थन करता है।
और भी कुछ डील्स हुई है वो मैं आपको बता देता हूँ। सैन्य प्रशिक्षण और उपकरण के बीच कहीं ना कहीं बातचीत हुई है। रूस ने बुर्किनाबो सेना को प्रशिक्षण और हथियारों की आपूर्ति का वायदा किया, विशेषकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने में। प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन भी हुआ है। ट्रोरे ने बुर्किना फासो की खनन नीतियों को मजबूत किया है, राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं जो सोने की खदानें हैं, यूरेनियम की खदानें इनका, जिसमें रूसी कंपनी नॉर्ड गोल्ड को 15% हिस्सेदारी साझा करने और तकनीकी जानकारी हस्तांतरित करने का आदेश दिया गया है। साथ ही देश ने पहली स्वर्ण रिफाइनरी भी स्थापित की है। कृषि और आत्मनिर्भरता पर बात हुई है। ट्रोरे ने रूस को आश्वासन दिया है कि बुर्किना फासो गेहूं उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा ताकि भविष्य में आयात की आवश्यकता न पड़े। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इब्राहिम ट्रोरे और व्लादिमीर पुतिन की मुलाकातों ने रूस और बुर्किना फासो के बीच एक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत किया है जो सैन्य और आर्थिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग पर आधारित है। ये डील्स न केवल बुर्किना फासो की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा दे रही है बल्कि क्षेत्रीय भू राजनीति में भी बदलाव ला रही है, खासकर फ्रांस जैसे पश्चिमी प्रभाव को कम किया जा रहा है। जी आप मान सकते हो कि जो फ्रांस का दबदबा था वो तो खत्म हो ही चुका है, लेकिन अब इब्राहिम ट्रोरे ने नया साथी चुना है, वो है रूस। और रूस उसकी अभी तो बहुत मदद कर रहा है, उसको आगे बढ़ाने में जो हेल्प हो सकती है वो तमाम हेल्प भी कर रहा है। पुतिन ने बहुत सारे वायदे भी किए हैं इब्राहिम ट्रोरे से और वो वायदे पूरे करते हुए अभी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल खड़े ये हो रहे हैं, बहुत सारे जानकारी ये कह रहे हैं कि फ्रांस को तो बुर्किना फासो से आउट ऑफ कर दिया है, उनकी आज़ादी उन्हें मिल चुकी है, गुलामी से वो बाहर आ चुके हैं बुर्किना फासो के लोग, लेकिन रूस उसे अपने जाल में फंसा लेगा। आने वाले वक्त में फ्रांस की तरह ही रूस भी उस पर काबिज हो जाएगा और जिस तरह सोने की खदानें लूटी यानी कि सीधी सी बात है कि विदेशों की कंपनियां वहाँ लगती थी, दूसरे देश जो है सोना वहाँ ले जाते थे और बुर्किना फासो को कुछ ज़्यादा आर्थिक मदद नहीं मिलती थी। इसलिए इब्राहिम ट्रोरे ने विदेशी कंपनियों को कहीं नियंत्रित किया है और उनका राष्ट्रीयकरण करने की कोशिश हो रही है ताकि जो सोना निकले, जो हीरे निकले, जो यूरेनियम निकले, यानी कि जो पदार्थ निकले जिनसे उनकी इकोनॉमी मजबूत हो, उस पर इब्राहिम ट्रोरे फोकस कर रहे हैं। और इसी के चलते रूस भी अब वहाँ पर अपनी कुछ फैक्ट्रियाँ हैं जिससे वो सोना निकाल सके, वो लगाने की कोशिश में है और लगाकर वो कहीं ना कहीं बुर्किना फासो का विकास की भी बात कर रहे हैं। तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि रूस आखिरकार कितना मददगार साबित होता है या फिर फ्रांस की तरह अपना दबदबा वहां जमा लेता है। ये देखने वाला विषय होगा। ये था वीडियो, कैसा लगा जरूर बताएं। जानकारी ठीक ठाक लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। And we would like to see Russia assisting us in training and educating our youth to help us to develop our own industries, our own enterprises, machinery, other types of manufacturing, because it's very important for Africa. We believe that terrorism that we can see today is a legacy of imperialism, and that's something that we fight against. If we put an end to this war, if we have a strong army, then we can develop our motherland. This is why we continue to fight. That is why we have this struggle. That's why it's important to train personnel, to educate people. In Africa, Africa needs a lot when it comes to equipment, when it comes to technology and machinery, and there are a lot of expectations in this regard. And that's why we still need to do a lot, we need to work a lot, and we would like to request an assistant. And the most important thing you can help with is this exchanges, transfers of technology, exchange of experience. We need to understand how we can use the experience and the know-how that Russian universities have, and how we can spread it to Burkina Faso, how we can open branches of the Russian universities and Burkina Faso to be more efficient in the way we educate our people, our citizens. This is the essential task that we are faced with. We would like to see Burkina Faso developing and